नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और केबी परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय भूगोल के अंतर्गत भारत में ऊर्जा संसाधनों के बारे में बात करेंगे। हालांकि ऊर्जा संसाधन की शुरुआत हम लोग पिछले वीडियो में ही कर चुके थे जब हमने कोयला संसाधन के बारे में बात की थी, लेकिन कोयला संसाधन से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने कोयला संसाधन को अलग से डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग पेट्रोलियम पदार्थ और उसके अलावा हम लोग प्राकृतिक गैस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ अभी तक परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो अगर आपको नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया है। चलिए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि आगे अभी हम लोगों को भारतीय भूगोल में क्या पढ़ना है। ये हमारा खत्म होगा, उसके बाद में हम लोग चलेंगे परिवहन में। तो परिवहन के अंतर्गत हम लोग तीन की बात करेंगे। एक तो हमारा हो गया सड़क वाला, दूसरा हमारा हो गया रेल वाला, उसके बाद में हो गया वायु वाला, फिर हम लोग थोड़ा सा आंतरिक जल परिवहन के बारे में भी बात करेंगे। तो ये हमारे परिवहन हो गए। आपका उद्योग का टॉपिक भी बचा हुआ है, तो उद्योग के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसके बाद में शायद ही कोई टॉपिक बचा हुआ होगा भारतीय भूगोल में। मेरे हिसाब से केवल उद्योग और परिवहन ये दोनों हमारे शेष रह गए हैं। और इसके बाद में जो हमारी सीरीज है 500 प्रश्नों को भारतीय भूगोल के ऊपर, उसमें क्या हुआ था कि पिछले वीडियो में मैंने 100 प्रश्न को डिस्कस किए थे, लेकिन मैंने उनको डिटेल में नहीं डिस्कस किया था। तो कई लोगों के कमेंट आए कि टाइम चाहे ज़्यादा लगे लेकिन प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस करते हुए चलिए। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि डिटेल में डिस्कस करें तो उसके बारे में भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में। तो आपको पहली चीज जो याद रखनी है कि तृतीय काल की जो हमारी अवसादी चट्टानें होती हैं उनमें प्राप्त होता है पेट्रोलियम। तृतीय काल कब था? 15 से 35 मिलियन वर्ष पहले। 15 से 35 मिलियन वर्ष पहले हमारा टर्शियरी युग था। और उस समय की जो हमारी अवसादी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें कैसे निर्मित होती हैं? सबसे पहले हमारी आग्नेय बनती है, उसके बाद में इसके जो सेडिमेंट होते हैं उससे हमारी बनती है अवसादी। अवसाद का मतलब ही होता है सेडिमेंट, यानी कि जो हमारा मलबा जमा होता है उससे जो चट्टान बनती है उसी को हम लोग कहते हैं अवसादी चट्टानें। अब एक सवाल यहाँ पर और आपके मन में आएगा कि आखिर में जो ये हमारे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, इनका निर्माण होता कैसे है? तो कोयले वाले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि जब हमारे उस समय के बड़े बड़े पेड़ पौधे जमीन में दब गए थे या धंस गए थे तो उससे हमारा बना था कोयला। लेकिन जो हमारे जीव जंतु पाए जाते थे उस समय पृथ्वी पर, वह जब हमारे पृथ्वी के भीतर दब गए तो उसके बाद में जिसका निर्माण हुआ उसे हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम। और आपको एक चीज याद रखना होगा कि इंसान कितनी भी कोशिश कर ले वह पेट्रोल की एक बूंद भी नहीं बना सकता है। यानी कि ये सारे हमारे ऐसे संसाधन हैं जो एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। तो आप लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, इसीलिए आप लोग ये भी कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग ना करें। यानी कि जितनी ज़रूरत हो उतने ही उपयोग करें, जिससे आपकी आने वाले जो पीढ़ियां हैं यानी कि आपके जो बच्चे होंगे उनके लिए भी पेट्रोलियम शेष रह जाए। तो आगे हम बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से हमारे हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है। केमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे डिटेल में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन यौगिकों का यह मिश्रण होता है। आगे अगर हम बात करें तो उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जैविक पदार्थों के अवसादों के नीचे दफन होने के बाद में रासायनिक क्रिया से निर्माण हुआ था पेट्रोलियम पदार्थों की। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम पदार्थ कब मिला था। तो भारत में जो पहली खोज की गई थी ये की गई थी 1860 में। कब की गई थी? 1860 में, मार्गरीटा, जो कि हमारा ऊपरी असम में एक स्थान है वहां पर। तो ये डेट आपको याद रखनी है। कई जगहों पर आपको ये 1867 भी मिलेगा, लेकिन जो हमारे माजिद हुसैन सर की बुक है उसमें ये 1860 ही है। तो आपके लिए यह एक ऑथेंटिक डाटा है। तो पहली शुरुआत हो गई थी 1860 में, लेकिन उद्योग के रूप में, जैसे कि खोज कर ली गई थी 1860 में, लेकिन एक उद्योग के रूप में पेट्रोलियम उद्योग की शुरुआत की गई 1889 में। ये कहाँ हुआ था? डिगबोई में। तो आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि पहला कुआं कहाँ खोदा गया, तो ये हमारा था मार्गेरीटा असम में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि दूसरा कुआं कहाँ खोदा गया, तो ये हमारा है डिगबोई असम में। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में क्या हुआ? 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद में 1956 में एक हमारा आयोग बनाया गया। क्या नाम है इसका? तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। लेकिन 1994 के आसपास इसका नाम बदल दिया गया और इसे कर दिया गया तेल व प्राकृतिक गैस कमीशन। तो ये आपको
ये भी आपको कॉरपोरेशन, सॉरी कमीशन पहले था, बाद में इसे कर दिया गया कॉरपोरेशन, तो नाम बदल दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और जो हमारा ये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग होता है, इसका काम क्या होता है कि ये भारत में कहाँ पर तेल मिलेंगे इसकी ये करता है खोज, और उसके बाद में वहां पर खुदाई का काम भी होता है। बाद में 1959 में एक और हमारा नया आयोग बनाया गया जिसे हम कहते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये 1959 में बना था और इसका मुख्य काम होता है खुदाई करना, यानी कि पेट्रोलियम की खोज करना और उनकी खुदाई करना। तो दोनों के लगभग जो काम है वो एक समान ही है। अब हम लोग बात करेंगे भारत में पेट्रोलियम के क्षेत्रों के बारे में। तो ये महत्वपूर्ण है, यहां से आपके लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रमुख तेल क्षेत्रों की आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र। तो क्या है, आइए, ये है हमारा प्यारा भारत और ये हमारा पूरा है समुद्री रीजन। ये हमारा क्या है, समुद्री रीजन। तो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में ये पूरा हमारा क्षेत्र आता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो तेल मिलता है वह मिलता है बम्बई हाई पर। कहाँ पर, बम्बई हाई पर ये हमें तेल प्राप्त होता है, या इसे हम मुंबई हाई भी कहते हैं। तो पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र में आपको इस स्थान के बारे में याद होना चाहिए। दूसरा हमारा है पूर्वी अपतटीय तेल क्षेत्र, और इसकी खोज सबसे बाद में की गई थी। और यहाँ पर वर्तमान में जो हमारा है रावा अपतट, यानी कि जो हमारे गोदावरी कृष्णा इन नदियों के बेसिन हैं, वहाँ पर जो हमारा तेल प्राप्त होता है वह आता है रावा अपतट के अंतर्गत, और ये हमारा आता है कंप्लीट रूप से पूर्वी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये हमारा दूसरा क्षेत्र हो गया। तीसरा हमारा है गुजरात तट तेल क्षेत्र। गुजरात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गुजरात के कुछ आइए स्थलों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है खंभात के बारे में। इसके बारे में, खंभात की जो खाड़ी है यहाँ पर गुजरात में तेल मिलता है। उसके बाद में इसके और आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर है नौग्राम। क्या है, नौग्राम। नौग्राम में भी पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं। उसके बाद में अगला हमारा है लुनेज क्षेत्र। क्या नाम है इसका, लुनेज क्षेत्र, और यहाँ पर भी आपको तेल के भंडार मिलेंगे। इसके अलावा इसके बाद में हमारा अगला है जिसे हम कहते हैं अंकलेश्वर। क्या कहते हैं, अंकलेश्वर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मुंबई हाई ये हमारा आता है महाराष्ट्र के अंतर्गत, और इन चारों जिनके बारे में हमने पढ़ा, अंकलेश्वर के बारे में, लुनेज के बारे में, नौग्राम के बारे में, खंभात के बारे में, ये सारे हमारे आते हैं गुजरात राज्य में। तो इसीलिए आपको ये भी याद रखना है। आगे हम बात करेंगे ऊपरी असम बेसिन के बारे में, या इसे हम लोग ब्रह्मपुत्र घाटी का क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे कुछ स्थान हैं, जैसे कि सबसे पहला कौन सा हमारा है, डिगबोई है। उसके बाद में डिगबोई के बाद में अगला हमारा है नाहर कटिया। नाहर कटिया के बाद में एक हमारा और क्षेत्र आता है जिसे हम कहते हैं सुरमा घाटी। तो ये हमारे कुछ प्रमुख तेल क्षेत्र हो गए। अब एक चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, ये हमारे ऐसे स्थान हैं जहां से हमें तेल की प्राप्ति होती है, यानी कि यहाँ जमीन में तेल उपलब्ध है। आगे कई सारे डाटा हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले आप यही ध्यान रखिएगा कि ये जो चीजें बताई हैं मैंने, ये सारे हमारे प्रमुख तेल क्षेत्र हैं जहां पर खुदाई करके तेल निकाला जाता है। अब हम बात करेंगे सर्वाधिक उत्पादन के बारे में। तो पहले कुछ डाटा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे असम बेसिन। 1860 में मिला था मार्गरीटा में, उसके बाद में डिगबोई में 1889 में। तो इसीलिए जो सबसे पुराना तेल क्षेत्र है वह हमारा है असम बेसिन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा, जो हमने चारों के बारे में बात की, किसके बारे में, चारों, पश्चिमी, पूर्वी, उसके बाद में रावा अपतट, सॉरी पूर्वी हो गया, उसके बाद गुजरात हो गया, फिर हमारा हो गया असम। तो इन चारों में सबसे समृद्ध कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा कहां पर मिलता है, तो ये आपको मिलता है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में। और इसमें से सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वह होता है मुंबई हाई से। कहां से, मुंबई हाई से, लगभग 60% के आसपास। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करें तो सबसे जो नवीन तेल क्षेत्र है भारत में, ये हमारा है पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे प्रमुख उत्पादक राज्यों के बारे में। देखिए यहाँ पर उत्पादक राज्यों के बारे में अगर आप नेट पे सर्च करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग डेटा मिलेंगे। मेरे पास ये 2016 का डेटा है माजिद हुसैन सर की बुक के अनुसार, और उसी के अनुसार मैं आपको 5 सबसे प्रमुख राज्यों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला राज्य हमारा है महाराष्ट्र, मैंने आपको बताया ही, मुंबई हाई यहाँ पर है। दूसरा हमारा है गुजरात, तीसरा हमारा है असम, चौथा है आंध्र प्रदेश, और पांचवा हमारा है तमिलनाडु। तो इन राज्यों के बारे में आपको याद रखना है। ये हमारे हो गए 5 राज्य, कहाँ, किसकी दृष्टि से, भंडार और उत्पादन की दृष्टि से, जहां पर सर्वाधिक उत्पादन होता है।
अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस के बारे में। अब आप लोग दो टर्म सुनते होंगे, एक तो हमारा हो गया नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस, दूसरा हमारा होता है एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो आपके मन में कई बार हो सकता है यह आता हो कि ये जो हमारा नेचुरल गैस होता है या एलपीजी होता है दोनों एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, दोनों हमारे डिफरेंट होते हैं। नेचुरल गैस जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका नाम क्या है, नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस। तो ये हमारी सीधे प्रकृति में मिलती है, जहाँ पर हमारे पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं वहीं पर नेचुरल गैस भी मिलती है, और ये जो नेचुरल गैस होती है ये इसी पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर तैरती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एलपीजी की, जिसका सिलेंडर हमारे घरों में यूज होता है 14.2 kg वाला, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा पेट्रोलियम गैस होता है ये हमारा जो हमारे वेधनशालाएं होती हैं, जो हमारी तेल की रिफाइनरी होती हैं, वहाँ से मिलता है, वहाँ से मिलता है। जैसे अगर आपने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो होता क्या है, सबसे पहले निकाला जाता है कच्चा तेल। क्या होता है, कच्चा तेल सबसे पहले निकाला जाता है, उसके बाद में इसे भेजा जाता है वेधनशालाओं में यानी कि रिफाइनरियों में, और उसी रिफाइनरी से ग्लिसरीन हमारी बनती है, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, घासलेट या जो हमारे पेट्रोलियम, सारी चीज़ें यहीं से रिफाइनरी से बनती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अब हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर तैरती रहती है, और अगर हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक गैस की तो इसमें जो हमारा प्रमुख तत्व होता है वह होता है मेथेन। मेथेन क्या होता है, CH4, ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं एलपीजी में तो यह हमारा तेल शोधनशालाओं में, जो हमारे तेल शोधनशालाएं होती हैं यानी कि रिफाइनरीज होती हैं, वहाँ पे होता है बाई प्रोडक्ट यानी कि सह उत्पाद, और इसका जो प्रमुख तत्व होता है वह होता है ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन, C4H6, में भी C4H6 ही शायद होता है, 2n+2 4 नहीं C4H10 शायद होता है, हाँ C4H10 होता है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे, केमिस्ट्री में हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो ये हमारा हो गया प्राकृतिक गैस और एलपीजी। प्राकृतिक गैस और खोज, प्राकृतिक गैस की जो खोज की जाती है और इसका जो उत्पादन होता है वह कौन करता है, ये भी हमारा करता है ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। ये सर्च करने का काम और खुदाई करने का काम, इनको निकालने का काम, ये दोनों हमारे यही करते हैं, चाहे पेट्रोलियम की बात करें या हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। फिर हम बात करते हैं शोधन और वितरण की। तो जो हमारी रिफाइनरीज चलती हैं वह आती हैं गेल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, गेल के। स्थापना इसकी हुई थी 1984 में। चलिए आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, आपको बताना है कि गेल का फुल फॉर्म का क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसके अलावा आपको ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय भी बताने हैं। तो आपके लिए यह एक सवाल है, और मैं उम्मीद करूंगा कि जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है वह लोग कमेंट में जरूर उत्तर देंगे, जिन्हें नहीं पता है वह लोग कमेंट में देख लेंगे, क्योंकि कमेंट में काफ़ी पढ़े लिखे लोग आते हैं और वे सही उत्तर भी देते हैं। आगे हम बात करेंगे तो जो हमारे देश में प्राकृतिक गैस होता है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है विद्युत क्षेत्र में, यानी कि विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक उपयोग होता है। उसके बाद में होता है हमारा उर्वरकों में, यानी कि रासायनिक खादों के निर्माण में। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है प्राकृतिक गैस का, तो ये भी हमारा है बॉम्बे हाई पर, लगभग 75%। तो पेट्रोलियम और अगर हम बात करते हैं नेचुरल गैस, दोनों का जो सर्वाधिक भंडार है यह आपको मिलता है बॉम्बे हाई में। तो यह हम लोगों ने जाना प्राकृतिक गैस के बारे में। अब चलिए हम कुछ गैस पाइपलाइनों के बारे में जान लेते हैं, कई बार इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। होता क्या है, देखिए गैस पाइपलाइन का काम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मुंबई हाई है, अब यहाँ से निकाला गया हमारा कच्चा तेल या क्रूड ऑयल, तो डायरेक्टली अब इसको भेजना पड़ेगा रिफाइनरियों में। ऐसा तो नहीं है कि यहीं से आपने भेज दिया सीधे पेट्रोल पंप पे और यहीं से आपने अपनी गाड़ी में डाला और चलाना शुरू कर दिए, ये हमारा शुद्ध नहीं होता है, यानी कि इसमें सारे प्रोडक्ट आपस में मिले होते हैं। तो इसीलिए इन सारे जो स्थान होते हैं जहाँ पर खुदाई की जाती है वहाँ से बनाई जाती है पाइपलाइन जमीन के अंदर से, और ये सीधे हमारी चली जाती है उन स्थानों तक जहाँ पर रिफाइनरी होती हैं। तो ये काफ़ी लंबी लंबी लाइन होती हैं। जैसे भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन की बात करें तो ये हमारा है हजारी बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन। ये मुख्य रूप से यहाँ पर गुजरात से शुरू होता है और उसके बाद में होते होते राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से घूमता हुआ पूरा चलता है। तो पाइपलाइनों की बात करें तो कुछ पाइपलाइन आपको याद रखनी है, जैसे कि सबसे बड़ा हो गया हजारी बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन। अब इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो कुछ जगह 1700 किलोमीटर है, कुछ जगह यह 3400 है। तो आप इसको कंफर्म कर लेंगे थोड़ा सा, विकीपीडिया पर 3400 के आसपास है, यानी कि 3000 के ऊपर है, और माजिद हुसैन सर की बुक में ये लगभग 1700 के आसपास है।
तो थोड़ा सा कंफर्म कर लेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी पाइपलाइन कौन है, तो ये हमारी हजारी बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन है। उसके बाद में एक हमारा है सलाया, यानी कि ये खंभात की खाड़ी में पड़ता है। सलाया से कोयाली होते हुए ये जाता है कहाँ पर, मथुरा में। फिर ये हमारा हो गया कानपुर, ये हमारा हो गया बरौनी, यहाँ पर हमारा है हल्दिया। तो ये सारे भी हमारे क्षेत्र हैं जहाँ से पूरी पाइपलाइन बिछाई गई है। तो आपको कुछ और याद रखना है, जैसे कांडला से भटिंडा, कांडला हमारा हो गया कहाँ पर, गुजरात में, और यहाँ से होते हुए भटिंडा यानी कि पंजाब में। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद में लखवा रुद्रसागर बरौनी, ये हमारा यहाँ पूर्वी क्षेत्र से आता हुआ बिहार में आता है बरौनी में। फिर बरौनी से हल्दिया में आता है। मथुरा से दिल्ली अम्बाला पाइपलाइन, ये हमारा हुआ आगरा, सॉरी कानपुर, यहाँ पर हमारा है मथुरा, ये मथुरा हुआ। मथुरा से दिल्ली जाएगा, उसके बाद में अंबाला जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी पाइपलाइन बिछाई गई हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर जटिल हो रहा था, इसीलिए मैंने सारी पाइपलाइनों को बताया नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने प्यारे भारत में जो हमारे तेल की रिफाइनरी है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए एक एक करके सारे राज्यों में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे गुजरात में। तो गुजरात में यहाँ पर दो आपके सामने हैं। पहला हमारा कौन सा है, कोयाली। पहली रिफाइनरी कहाँ पर है, कोयाली में, और दूसरी हमारी कहाँ पर है, जामनगर में। तो ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, इन दोनों को आपको याद रखना है। इसके बाद में अब हम चलेंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी हमारी दो रिफाइनरी हैं। पहले का नाम है ट्रॉम्बे और दूसरे का नाम है देवगढ़। तो देवगढ़ और ट्रॉम्बे ये दोनों रिफाइनरी हमारी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। आगे अब हम चलेंगे कर्नाटक में। कर्नाटक में हमारा एक रिफाइनरी है जो कि कहाँ पर है, मंगलौर में। कहाँ पर, मंगलौर में ये है। उसके बाद में नीचे हमारा हो गया केरल। केरल में हमारी एक रिफाइनरी है जो कि कहाँ पर है, कोच्चि में। कहाँ पर, कोच्चि में। तो ये हमने बात की गुजरात की, महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, केरल की। आगे अब हम चलेंगे तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में भी दो हैं और इन दोनों का नाम क्या है, एक हमारा है चेन्नई में और एक हमारा है नागापट्टनम में। देखिए वहां पर जो हमने डिस्कस किया था वह सारे हमारे थे जहां पर खुदाई की जाती थी, और ये हमारे वह स्थान है जहां पर रिफाइनरी है, जहां पर कच्चे तेल को लाया जाता है और इससे सारे जो उत्पाद होते हैं उसको बनाए जाते हैं। अब तमिलनाडु के बाद हम चलेंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भी हमारे दो हैं, एक तो हमारा है नेल्लौर में और एक हमारा है विशाखापट्टनम में। तो इन दोनों को भी आपको याद रखना है। फिर हम चलेंगे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में दो हैं, एक हमारा है हल्दिया में और एक हमारा है कोलकाता में। तो इनको भी आपको याद रखना है। असम की बात करें तो असम में भी हमारे दो हैं, एक है हमारा गुवाहाटी में और यहाँ पर एक हमारा है डिगबोई में। अब ऐसा नहीं है जितने मैं बता रहा हूँ इतने ही हैं, इससे कुछ ज़्यादा भी हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं उनको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। फिर हम लोग चलते हैं कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, सॉरी बिहार में। बिहार में हमारा एक है जो कि कहाँ पर है, बरौनी में। बिहार के बाद में हम लोग चलेंगे उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर दो हैं, एक हमारा है मथुरा में, एक हमारा है जगदीशपुर में। चलिए आपके लिए एक और प्रश्न है, आपको बताना है जगदीशपुर किस जिले में है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है जगदीशपुर। इसके अलावा एक हमारा यहाँ पर भी है भटिंडा में। तो ये हमारे सारे प्रमुख रिफाइनरी हो गए। तो यहाँ तक हमने थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट किया। चलिए अब हम इस टॉपिक से प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पर है। तो ये हमारा कहाँ पर है, डिगबोई, असम में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो अग्रणी उत्पादक राज्य की बात करें तो ये हमारा कौन सा है, महाराष्ट्र। अगला हमारा प्रश्न है कि अंकलेश्वर क्यों प्रसिद्ध है। तो अंकलेश्वर जो कि कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में, और यहाँ पर पाए जाते हैं क्या, पेट्रोल के भंडार। तो इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो लुनेज के बारे में मैंने आपको बताया था, ये हमारा कहाँ पर है, गुजरात में। आगे हमारा है नौग्राम तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो ये भी हमारा कहाँ पर है, गुजरात में। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ पर खोदा गया था। तो ये खोदा गया था माकूम में। माकूम यानी कि असम में 1860 में। दूसरा अगर आपसे पूछा जाता है तो वो हमारा था डिगबोई में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है। तो सबसे पुरानी की बात करें तो ये हमारी है डिगबोई में। देखिए मैंने आपको बताया था माकूम में खोदा गया था, लेकिन उस समय पेट्रोलियम एक उद्योग नहीं बना था, उद्योग बना ये डिगबोई के बाद में। तो इसीलिए सबसे पुरानी जो वेधनशाला है ये आपकी मिलेगी कहाँ पर, डिगबोई में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। यहाँ पर आपको बताना है सही कौन सा है। तो देखिए असम हमारा बरौनी में है, बिल्कुल गलत है। गुजरात मथुरा बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र कोयना, आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम। तो इसीलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो यहाँ पर भी आपको बताया सुमेलित कौन सा है, जाहिर सी बात है
जो हमारा आता है, क्या नाम है इसका, हल्दिया, उड़ीसा में नहीं है। उसके बाद में नुमालीगढ़ की बात करें तो ये हमारा गुजरात में नहीं है। अगर हम बात करते हैं जामनगर की तो ये हमारा गुजरात में, महाराष्ट्र में नहीं है। लेकिन जो पनागुड़ी है ये हमारा आता है तमिलनाडु में। कहाँ पर आता है, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर तेल शोधक कारखाना नहीं है। तो जहाँ जितने भी आप देखेंगे ये हमारा नून माटी भी है, कोयली भी है, बरौनी भी है, लेकिन हटिया में हमारा तेल बोधन 16 तेल शोधक कारखाना नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि नून माटी का जो तेल शोधक कारखाना है यह कहाँ पर है। देखिए इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं था, ये हमारा पड़ता है असम में। कहाँ पर, असम में गुवाहाटी के अलावा, डिगबोई के अलावा नून माटी भी है और यहाँ पर भी तेल शोधक कारखाने हैं। अगला हमारा है ताती पाका तेल शोधक सादा कहाँ पर अवस्थित है। तो ताती पाका की बात करें तो ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में एक हमने बात की थी नेल्लौर की, एक हमने बात की विशाखापट्टनम की, और एक हमारा हो गया ताती पाका। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है किससे। जाहिर सी बात है ये हमारा संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण से। अगला प्रश्न है कि भारत में तेल अन्वेषण का काम किया जाता है। तो तेल अन्वेषण का जो काम है ये हमारा किया जाता है किससे, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अगला प्रश्न है कि एचबीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का जो परिवहन है यह कहाँ से होता है। तो यही जो मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा वाला, तो ये हमारा होता है कहाँ से, दक्षिणी बेसिन से। कहाँ से, दक्षिणी बेसिन से एचबीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है। वही जो मैंने आपको बताया हजारीबाग, बीजापुर, इन सब जो पाइपलाइन है इसी की बात यहाँ पर की जा रही है। अगला प्रश्न है कि हाजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर, हाजीरा मतलब गुजरात से होते हुए, बीजापुर से होते हुए मध्य प्रदेश, जगदीशपुर, इस गैस पाइपलाइन में निम्नलिखित को किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये निर्मित किया गया था गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा हो गया गेल, गेल के द्वारा ये बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस के उत्पादन की तो ये जो हमारा सबसे ज़्यादा किया जाता है ये किया जाता है बम्बई आई से। अगला प्रश्न है कि कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जितने भी आपके यहाँ पर हैं सारे जीवाश्म, चाहे हम पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, कोयले की बात करें, लेकिन लकड़ी हमारा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है। देखिए ये मैंने आपको उठा दिया संसाधनों से, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको याद रखना है। तो अगर इन सब की बात करें तो ये सारे धातु खनिज हैं सिवाय किसके, जिप्सम के। किसके, सिवाय जिप्सम के बाकी सारे धातु खनिज हैं। भारत में प्रमुख जिप्सम का उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये मैंने आपको बताया नहीं था, ये आपको याद रखना है। ये आता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जिप्सम का यूज किया जाता है। देखिए अगर आपके घरों में पीओपी लगी होगी या आपने पीओपी लगाते हुए देखा होगा तो इसमें जो बोरे में भर के आता है वो हमारा होता है जिप्सम। और जिप्सम में जब हम जल बनाते हैं तो इसी से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो आपके हाथों में प्लास्टर लगता है वो भी हमारा होता है जिप्सम ही। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर डाली राजहरा ये हमारा लॉ एस के लिए आपको पता है। सारा अगर हम बात करें तो सारे सही हैं सिवाय किसके, नेल्लौर के। नेल्लौर हमारा मैग्नीज के लिए नहीं प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है तांबे के लिए। तो ये हमारा होगा सही उत्तर। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया भारत में ऊर्जा संसाधनों के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग उद्योगों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग अब विश्व भूगोल की तरफ भी थोड़ा सा मूव करने का प्रयास करेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास भी चलता रहेगा, साथ ही साथ जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है उसके भी कुछ वीडियो आते रहेंगे। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।